जिले का एक कस्बा अलीगढ़। कहने को तो ये कस्बा नवाब टोंक की रियासत रही है, लेकिन यहाँ के मुसलमानों के हालात बेहतर नहीं है। करीब 2.5 साल पहले भी हमारी टीम यहाँ आई थी और यहाँ के हालात आप तक पहुँचाने की कोशिश की थी। भला इतने दिनों में सूबे की सरकार बदल गई या फिर गांव की सरकार बदल गई हो, लेकिन नहीं बदले हैं तो यहाँ के हालात। वही कब्रिस्तान की परेशानी और गंदगी से भरी गलियाँ इस बात का सबूत है कि यहाँ के मुसलमान कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए अधूरे ख्वाब की टीम एक बार फिर पहुँच रही है अलीगढ़। अलीगढ़ की कुल आबादी तकरीबन 35,000 है, जिसमें 45% आबादी मुसलमानों की है। अच्छी खासी आबादी होने के बावजूद यहाँ के मुसलमानों के हालात बद से बदतर हैं। यहाँ की साफ सफाई की जानकारी के लिए हमारी टीम पहुँची गली मोहल्लों में। हर तरफ कूड़ा कचरा, बहती नालियाँ बयान करती हैं कि यहाँ सफाई और सुथराई के लिए बेहतर इंतजामात नहीं किए गए हैं। मस्जिद से सटी इस गली को ही आप देख लीजिए। दिन के 12 बजे हैं, लेकिन अभी तक सफाई वाला कोई नजर ही नहीं आता। खास बात तो ये है कि इस गली में लड़कियों का एक स्कूल भी है, लेकिन इसकी भी फिक्र करने वाला कोई नहीं है यहाँ। हमारे गली के अंदर आज 10 साल हो गए करीब नाली ठीक नहीं होती और पानी मकानों में पानी मर रहा है, मकान ढसने पे आ रहे हैं और गली में कचरा कोई नाली कुछ भी नहीं हो रहा। बदबू आती है, बरसात में बुरी तरह सड़ता है। इसको हटना चाहिए या प्रशासन जो है इसकी 4 दीवारी कराए। मेरे आने के बाद एक तो लाइट व्यवस्था, जो स्ट्रीट लाइट है वो कंटिन्यू जली है, जो पहले बंद थी उसको हमने चालू कराई। उसके बाद जो पानी आने के प्रत्येक नल में नहीं जाता था, आज प्रत्येक नल में, क्योंकि पेयजल की जो व्यवस्था है वो भी ग्राम पंचायत के पास, और हमने प्रत्येक नल में आने के मतलब पानी भिजवाने की व्यवस्था की है। और सफाई पे भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। मेन रोड के किनारे इस जगह को भी आप देख ही लीजिए, जहाँ एक तरफ तो मस्जिद है और दूसरी तरफ जैन मंदिर, और उसके बीच में जाता है ये आम रास्ता। इस पर रास्ते को पार करना है तो आसान तो मानिए ही मत, क्योंकि लगता है कस्बे का सारा कचरा यहीं डाल दिया गया हो। ये सारे गांव की जो है गंदगी सफाई जो है करके कूड़ा करकट जो है यहाँ डाला जा रहा है। और यहाँ धर्म स्थान है 2 मस्जिद भी है, जैन मंदिर भी है, और इसके जो है बदबू भी आती है। लेकिन ये सरकारी पुरानी बिल्डिंग है, इस पर कोई जो है इसका धनी धोरी नहीं है। सफाई कराते हैं तो पुलिस वाले जो है हमें मना करते हैं गाँव वालों। तो इसकी व्यवस्था पंचायत जो है के लिए, पंचायत को चाहिए कि जो है अलग से कोई जगह हो जहाँ इसका जो है कचरा गांव का जो है फेंका जा सके। लेकिन पंचायत वाले कहते हैं कि हमारे पास जगह ही नहीं है, कहाँ डालें। इसलिए ये गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई हम वहाँ रोड बनाएं, और थाने वाले जो हैं, पुलिस प्रशासन कहता है कि ये हमारी जगह है, जबकि वो उनकी जगह नहीं है, वो जगह ग्राम पंचायत की है। और अब उस पर शीघ्र ही रोड बनाएंगे। आज ही प्रपोजल उसका भिजवाया गया है। यहाँ लाइट पानी के इंतजाम भले ही पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन लोगों की शिकायत है कि उनके लाइट के बिल मनमाने तरीके से आ रहे हैं। 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, 13,000 रुपए, इससे नीचे बिल आ नहीं रहा। 2,000 रुपए से बिल। घर में क्या क्या जलता है? कुछ भी चलता है, कूलर चलता है, एक पंखा चलता है, एक पंखा चलता है, एक बल्ब चलता है बस। पानी के साथ साथ यहाँ राशन कार्ड जैसी जरूरी चीजों की भी कमी है, जिसकी वजह से यहाँ उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। राशन कार्ड कराओ, राशन कार्ड वैसे रखे हुए हैं, उनकी अभी तक कोई सुनाई नहीं है। नहीं देते कि इनमें मोहरें लगेंगी, कोई कहता क्या लगेगी, वो चक्करबाजी में घामते रहते आराम से। अब पुराना राशन तो उन्होंने ले ही लिए डीलर ने, अब वो बोले वो काम में लेता होगा तो हमें क्या मालूम। 4 महीने से काम में ले रहा सरपंच कोई भी सुनता नहीं है। हमारे राशन नहीं बने, कुछ ना जाता, कुछ भी नहीं आता। महीने में अभी आए 1,500 रुपये का, अब उसे काय में से दें। 2-2 हज़ार रुपये के आ रहे हैं। अभी बिल दें कि पेट में खाएं या कोई अपना गृहस्थी का सामान लाए, क्या करें उससे तुम बताओ।
अलीगढ़ में सबसे बड़ी समस्या यहाँ के कब्रिस्तान की है। करीब 2.5 साल पहले तक जो परेशानी थी वो अभी तक जस की तस पड़ी है। कब्रिस्तान पर नाजायज कब्जेजात की परेशानी और 4 दीवारी न होना एक बड़ी दिक्कत है। जो भी बरसात का गंदा पानी आता है वो इस कब्रिस्तान में इस नाले के जरिए पूरे कब्रिस्तान में बढ़ जाता है, जिससे हमारे जो भी किसी की डेथ होती है उसको दफनाने के लिए यहाँ काफ़ी दिक्कत आती है। इसके अलावा कोई कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं है। और हमारी जो अलीगढ़ ग्राम पंचायत है वो कहती है कि ये जो आपका जो नाला है, जो सर्विस जो नाला है, इसका ये बिलोता पंचायत के अंदर आता है। हम बिलोता पंचायत के पास जाते हैं, उनको हम इस समस्या का समाधान बताते हैं तो वो कहते हैं कि आपका जो नाला है वो अलीगढ़ पंचायत के अंदर आता है। अगर वो अलीगढ़ पंचायत हमें कोई प्रूफ दे दें तो हम अपने स्तर पे इस नाले की व्यवस्था कर लें, ताकि हमारे कब्रिस्तानों में इसमें पानी ना भरे और इससे हमारे जो बुजुर्ग जो भी कब्रिस्तानों में दफन होने के लिए आते हैं उनको दिया है। पे पहले 4 लाख रुपए पास हुए थे तो एक साइड की बाउंड्री हो गई, लेकिन जो गंदा पानी का जो नाला है तो वो क्या है कि कब्रिस्तानों के ऊपर जाता है। अब इनको क्या परेशानी आती है, जैसे वहाँ कब्र, यहाँ कब्र के ऊपर कब्र हो गई। अब इनको इतनी परेशानी होती है कि मुर्दा जो मरता है तो बरसात में गाड़ने में बहुत परेशानी आती है और पानी गोड़ा मतलब ये शायद 4-4 फीट पानी रहता है। अब क्या है कि पहले नमो नारायण जी ने उनके कोटे से पैसे दिया था, बाद में सरकार चेंज होने के बाद में इनको बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बहुत परेशानी है, क्योंकि जब मुर्दा वहाँ जाते हैं और पानी भरा रहता है तो इनको वापस कब्र के ऊपर कब्र दफनाना पड़ता है। इसलिए मुस्लिम भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि 4 दीवार अगर वहाँ हो जाती है तो इनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कब्रिस्तान के किनारे शहर का बड़ा नाला बहता है, जिसके ऊपर अतिक्रमण होने से इसका गंदा पानी कब्रिस्तान में भर जाता है और जिससे कब्रों की बेअदबी होती है। आइए देखते हैं अलीगढ़ सरपंच भगवान सहाय शर्मा का इन मसलों पर क्या कहना है। जहाँ वो नाला है वो ग्राम पंचायत अलीगढ़ और ग्राम पंचायत बिलोता की सीमा से जुड़ा हुआ है। अब कभी वो बिलोता वाले यानी कि मतलब उसके अंदर अपना अधिकार मानते हैं, कभी अलीगढ़ वाले मानते हैं और इसी वजह से उसका निस्तारण अब तक नहीं हो पाया मेरे हिसाब से। तो दूसरा ये है कि वो परंपरागत नाला है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता, चाहे वो यानी कब्रिस्तान हो, चाहे वो शमशान हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो बस स्टैंड हो। पानी तो जहाँ के निकलता है वहीं होकर के निकलेगा। सर इसमें प्रशासन कोई साथ नहीं देता। अगर हम कोई काम करते हैं हमारी स्तर लेवल पे, हमारी कमेटी लेवल पे कोई काम कराते हैं तो प्रशासन पहली रोक प्रशासन की होती है। प्रशासन रोक लगा देता है कि आप ये अवैध कार्य है, जबकि सर अगर हम नहीं करेंगे ये कार्य तो कौन करेगा बताओ। नाला इसका ये बन सकता है कि अगर प्रशासन वहाँ सक्षम होके खड़ा होके जितनी मुस्लिम भाई की जो जगह है वो खड़े होकर के नीम खुदवाना चालू कर दे, उसी दिन कचरा साफ हो जाएगा। क्योंकि जब नपती है तो प्रशासन उसकी न तो नीम खुदवाते हैं और बीच में ही उस पर रोक लगा देते हैं, ताकि वो 6 महीने बाद में फिर होता है, 6 महीने बाद में फिर उसको बंद करके डाल देते हैं, तो वह कचरा साफ नहीं होता है। क्योंकि ये प्रशासन अगर इसको चाहे तो ये काम हो सकता है और प्रशासन नहीं चाहेंगे तो काम नहीं होगा। अलीगढ़ में अगर रोजगार की बात की जाए तो यहाँ के मुसलमानों के पास कोई खास रोजगार नहीं है। अच्छी तालीम न होने की वजह से यहाँ के मुसलमान सरकारी नौकरियों में भी नजर नहीं आते। ज्यादातर मुसलमान या तो छोटे मोटे काम धंधों में लगे हैं या फिर बैलदारी के काम से। यहाँ की मुसलमान औरतें और लड़कियाँ बीड़ी बनाने के काम से जुड़ी हैं, जिससे इनके घर का गुजारा भी नहीं चल पाता है। इनकी मांग है कि सरकार इनको कोई व्यवसाय लगाए ताकि ये कमाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। ये बीड़ी के 40-50 रुपए मिलते हैं, बस यही काम है हमारे तो। और मियाँ है जो है ना हम मालिक का धंधा करते हैं, यही लोहे कबाड़े का, बस फेरी बेरी लगाते रहते हैं। इन तमाम ही परेशानियों के बीच एक अच्छी बात ये है कि यहाँ मुसलमानों में तालीम के शोबे में बड़ी तेजी आई है। यहाँ तालीम को लेकर लोग संजीदा हुए हैं और अपने बच्चों को किसी भी हालात में तालीम दिला रहे हैं। हमारी टीम पहुँच रही है मदरसा कौसरिया। हालांकि अलीगढ़ में दीनी और दुनियावी तालीम के लिए तकरीबन 5 मदरसे हैं, जिनमें से करीब 3 मदरसे मदरसा बोर्ड से पंजीकृत हैं। सभी में अच्छी तालीम दी जा रही है। कौम की जानिब से चलने वाले इन मदरसों को मदरसा बोर्ड से जरूर नाराजगी है।
अभी तो हमें मदरसा बोर्ड से कोई चीज़ मिली नहीं है, और हमें मदरसा बोर्ड से अगर जैसे मिलता है तो हम इस बिल्डिंग के बारे में काम करवाएं, और जो अधूरे काम रह रहे हैं वो पूरा करवाएं, और किताबें वगैरह जो दी जाती हैं उसमें हमें काफ़ी परेशान, नोडल बहुत परेशान करता है। पैरा टीचर की कमी चल रही है, उनमें पैरा टीचर बराबर मदरसा बोर्ड से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो बराबर इनके अंदर पैरा टीचर लगाएं ताकि उनमें बच्चों का मुस्तकबिल सही संभले। तालीम के हालात ठीक ठाक है, मतलब नॉर्मली हालात है, यहाँ कोई इतने ख़राब हालात नहीं है। बाकी स्कूलों के अंदर जैसे शिक्षकों को अच्छे और जुड़ कर के काम करने की ज़रूरत है। कौसरिया मदरसे में ही पैरा टीचर को लेकर बिल्डिंग समेत किताबों की भी कमी है। कमेटी का कहना है कि इनके बच्चों के लिए वक्त से किताबें नहीं मिलती, साथ ही बिल्डिंग की छत के लिए भी पैसे नहीं मिले। इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, गणित पढ़ाई जाती है, उर्दू और विज्ञान और SST। इसे करीब 2-3 साल हो चुके हैं, मतलब कंप्लीट है, लेकिन इसके अंदर छत बाकी है, और उसके लिए हमारे पास में पैसे की अभाव नहीं होने के कारण ये हमसे छत नहीं डल सकी। अगर मदरसा बोर्ड इसका पैसा देता है तो हम छत डलवा देंगे। एकेडमिक पढ़ाई भी हो रही है, और साथ के साथ इसकी जो मुस्लिम कल्चर के अनुसार धार्मिक जो पढ़ाई है उसको भी इसमें शामिल किया गया है, और यहाँ हो रहा है काम। सब बच्चे माशाल्लाह जो शौक से पढ़ते हैं, और हम भी बड़ी दिलचस्पी से पढ़ाते हैं उनको, और इब्तिदा से लेके और पूरे कुरान की तालीम देते हैं उनको, और बच्चे जो है बहुत तरतीब से चल रहे हैं। तालीमी मेयार बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ का मदरसे का निज़ाम बहुत ही अच्छा है। यहाँ के बच्चों को वजीफे भी नहीं मिल पाते हैं। कमेटी का कहना है कि हर साल वजीफों के लिए सारे बच्चों के फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन 50% बच्चों को ही वजीफे मिल पाते हैं। मतलब जो छात्रवृत्ति जो मिल रही है वो 50% बच्चों को ही मिल पा रही है। उसकी वजह यह है कि या तो कोई फार्मों में कमी रह जाती है, या ऊपर से सेक्शन होके आती नहीं है। अलीगढ़ में लड़कियों की तालीम पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ की लड़कियों की तादाद मदरसों के साथ साथ स्कूल्स में भी बढ़ी है। लड़कियों को पढ़ाया जाता है, माता पिता सब लोग ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ पढ़ें और आगे बढ़ें। सभी बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं, बाकायदा जो सब तरह की पढ़ाई जो होती है उनको दीनी तालीम भी की जा रही है, और साथ के साथ एकेडमिक एजुकेशन भी उनको दी जा रही है, और आगे कॉलेज स्तर पे भी जा रही हैं, नौकरियां भी कर रही हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी में गर्ल्स का एजुकेशन अच्छी है, और यहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स माइनॉरिटी की इस स्कूल के अंदर पढ़ती हैं, और वैसे माइनॉरिटी के बच्चे जो है पढ़ाई के अंदर अच्छे कामयाब हुए हैं। परसेंटेज भी यानी मेरिट तक में भी आए हैं यहाँ के बच्चियाँ। हमारी टीम पहुंची राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। यहाँ बहुत सारी छात्राएं हैं, लेकिन सहूलियत के नाम पर यहाँ कुछ नहीं। टीचर से लेकर स्कूल स्टाफ तक सभी की कमी है। यहाँ लड़कियाँ पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन ज्यादातर सब्जेक्ट के टीचर्स की कमी है। यहाँ 12वीं कर रही ये लड़कियाँ, जिन्हें इस बार बोर्ड की परीक्षाएं देनी है, उनका कहना है कि टीचर की कमी की वजह से वो इम्तिहान कैसे पास कर पाएंगी। टीचर नहीं है उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग दिन भर फ्री बैठते हैं, जो टीचर है वो पढ़ा कर चल जाते हैं, फिर हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती। और वो सब्जेक्ट है जिनकी तो अभी तक कुछ किताबें भी नहीं खुली, जिसके टीचर नहीं उनकी तो किताबें भी नहीं खुली। हम उन्हें घर पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इंग्लिश की पढ़ाई होती, इंग्लिश की, हिस्ट्री की, होम साइंस की, उर्दू की पढ़ाई हो रही है, और हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य की नहीं हो रही है। और जो टीचर्स हैं वो मतलब परमानेंटली के लिए नहीं है, व्यवस्था के तौर पे लगाए गए। हद तो ये है कि कुछ दिन पहले यहाँ लड़कियों ने टीचर्स की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन उसके बाद भी इनको कुछ सहूलियत हासिल नहीं हुई। शुरू में एक भी टीचर नहीं था, तो हमारी पढ़ाई हो नहीं रही थी, 1.5 महीने निकल गए थे, तो इसलिए हम लोगों को सभी छात्राएं नाराज़ थी, इसलिए फिर हमें हड़ताल करना पड़ी। फिर उसी से कुछ टीचर आए, थोड़ी बहुत हमारी पढ़ाई स्टार्ट हुई है, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं रही है, तो वो कभी भी जा सकते हैं। और लेक्चरर तो है ही नहीं, एक भी लेक्चरर नहीं है, तो लेक्चरर लग जाए जल्दी तो वो अच्छा होगा।
यहाँ पर इसी जो विद्यालय है जिसमें हम खड़े हुए हैं, ये है राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय अलीगढ़। इसके अंदर व्याख्याता की सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। उसकी वजह से बच्चियों की पढ़ाई सही नहीं हो पा रही। जब वो एक भी व्याख्याता नहीं है तो क्या बड़ा पढ़ाई हो पाएगी। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के अंदर भी जो है 3 ही टीचर यहाँ पर हैं, फिजिकल टीचर कोई नहीं है यहाँ पर, जिसकी वजह से सभी पूरा स्टाफ यहाँ कम है। और बाबू भी एक ही है, दूसरे बाबू की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। यानी यहाँ पर स्ट्राइक, बच्चियों ने स्ट्राइक करी तब जाकर के 3 टीचर्स जो है वो दूसरी जगह से व्यवस्था लगाए गए हैं। यदि इसी तरह का हालत रहे इस स्कूल के तो बच्चियों की पढ़ाई के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ेगा और जो यहाँ से बच्चियाँ मेरिट में आती रही हैं उनका मुस्तकबिल ख़राब होगा। यहाँ लड़कों के स्कूल की भी यही हालत है। यहाँ भी टीचर की कमी है तो साथ में सेकंड ग्रेड उर्दू टीचर का पद भी खाली पड़ा है, जिससे उर्दू पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या है। पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, हर विषय की पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन एक विषय अच्छी नहीं हो रही पढ़ाई उर्दू में। पहले जैसे हाफिज साहब थे वैसे पढ़ाई नहीं हो रही। मैडम है लेकिन काम चला हुआ है। 3rd ग्रेड की मैडम भी जैसे हाफिज साहब पढ़ाया करते थे हमारे ऊपर अच्छा ध्यान दिया करते थे, और अभी मैडम है काम चला हुआ है। मैडम ये भी बताया नहीं करती थी कि टेस्टों में ये आएगा, बस बता दिया करती थी ये आएगा याद कर लाना। हाफिज साहब तो समझाते थे। जो हमारे फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के जो अध्यापक हैं वो भी इस समय जो हमारे एलिमेंट्री स्टाफ के हैं वो पूरे हैं। बाकी इसमें इतिहास से व्याख्याता, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान और एक उर्दू, इस प्रकार एक हिंदी साहित्य का भी एक पद खाली है। 5 मतलब व्याख्याता पद खाली है। यहाँ कार्यशाला हुई थी, जिला कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया था कि 31 अगस्त से पहले सारे पद भर दिए जाएंगे, लेकिन अभी विभागीय कार्रवाई में टाइम लग रहा है और उच्च अधिकारी स्तर पे कार्रवाई चल भी रही है, मतलब जो 11 सितंबर तक चलेगी। इसमें केवल मुस्लिम बच्चे ही नहीं बल्कि और गैर मुस्लिम बच्चे भी एडमिशन लेते थे। अभी भी ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी जैसे शहजादी सर का रिटायरमेंट हुआ उसके बाद में वाक्यता भी नहीं है और सेकंड ग्रेड के जो पद हैं उर्दू का वो भी ख़त्म कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि सेकंड ग्रेड का पद भी वापस से लागू करें, क्योंकि अलीगढ़ एक मुस्लिम एरिया है और यहाँ पर लड़कों की संख्या ज़्यादा है। तो 3rd ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और 1st ग्रेड में अभी एक भी पद यहाँ पर भरा हुआ नहीं है। इन सब के बावजूद एक सबसे बड़ी समस्या है, अलीगढ़ में कोई पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है, जिससे लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुछ लड़कियों ने तो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। यहाँ पे कुछ कॉलेज नहीं है ना, तो इस वजह से दूर जाना पड़ता है। और फिर उर्दू भी नहीं है कोई कॉलेजों में भी, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में कॉलेज ही नहीं है। फिर फीस ज़्यादा लगती है, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम आती है। दूर की वजह से कॉलेज नहीं भी जा पाते हैं तो अपनी पढ़ाई वहीं छोड़ना पड़ती है उनको, और वो उनके जो शौक है वो वहीं रह जाते हैं, और उनको टीचर बनने की तमन्ना होती है वो वहीं रह जाती है, उनको अपना दिल मार कर रहना पड़ता है। यहाँ पर जो हायर एजुकेशन की अपन बात करें तो 12th के बाद में जब लड़कियाँ जाती है तो यहाँ पर अलग से कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है एरिया के अंदर। दूसरी चीज़ 11 में जो गर्ल्स कॉलेज हैं वो कॉलेज हैं डिग्री कॉलेज, तो उसके अंदर भी कोई स्ट्रीम इस तरह की पूरी स्ट्रीम्स नहीं है और वाक़याताओं की हमेशा कमी रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि हायर एजुकेशन में जाने के बाद में बीएड या एसटीसी वगैरह करते हैं तो उसके लिए कॉलेज की कोई सुविधा नहीं है पूरे नोडल में, पूरे ब्लॉक में। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद में जो भी हमारे बालक बालिकाएं जाती हैं तो उनको सही डायरेक्शंस मिले, सही एजुकेशन मिले, इसलिए गर्ल्स कॉलेज और बीएड कॉलेज होना चाहिए। यहाँ से जो है उनियारा तो 10 किलोमीटर पड़ता है, टोंक 45 किलोमीटर पड़ता है, सवाई माधोपुर 32 किलोमीटर पड़ता है। अब आने जाने में उनका समय भी ख़राब होता है, बस में भी काफ़ी भीड़ रहती है, जिसकी वजह से ख़ास तौर से बच्चियों को बहुत परेशानियाँ आती हैं। अलीगढ़ में खुशगवार पहलू ये है कि यहाँ उर्दू को काफ़ी तवज्जो दी जा रही है। यही वजह है कि यहाँ न सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम लड़कियाँ भी उर्दू की तालीम ले रही हैं। शायद इन लोगों को भी ये मालूम हो गया है कि उर्दू सिर्फ एक ज़बान नहीं है बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी निखारती है। उर्दू सब्जेक्ट हमने इसलिए चुना क्योंकि मुझे उर्दू पढ़ना बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि उर्दू पढ़ के मैं टीचर बनूँ, अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ, अच्छी परसेंटेज बनाऊँ। और उर्दू मेरी शुरू से ही थी, लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं होने की वजह से मैंने बीच में उर्दू छोड़ दी और 11th क्लास में आके उर्दू ली है। मुख्य जो श्रेय देना चाहूँगा मेरे जो गुरुजी रहे
हैं वो एक माइनॉरिटी के रहे हैं, जिनका मैं नाम बता दूं आपको, इनाम मियाँ। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था और उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद इतना ज़्यादा था कि उन्होंने 6th क्लास में ही मुझे स्पेशल उर्दू की तरफ रुझान बढ़ाया। और हमारे पिताजी ने ये कहा कि बाकी विषय तो हम वैसे ही पढ़ लेंगे, संस्कृत वगैरह, तो यदि ये अपन को थोड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं कि एक अलग भाषा सीखने का हमें वो मिलेगा और आगे जा कर के कहीं भी जाएंगे इन लोगों के साथ मिलजुल कर हम काम कर सकते हैं। इसलिए हमारे पिताजी ने कहा तो मैंने उर्दू ले ली और उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया, MA उर्दू से की और B.Ed उर्दू से किया और आज आपके सामने 2nd ग्रेड टीचर उर्दू की पद पर नियुक्ति हुई है मेरी।